दोस्तों कैसे हो आप लोग। अब नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लास 12th, एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 12th। 11th वाले भी देखें तो समझ में आ जाएगा उनको। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज के मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं जिन्हें हम बचपन से जानते थे पर ये नहीं पता था कि इन्हें यहाँ इस्तेमाल करना होगा। चलिए, तो मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ध्यान से सुनना। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भारत माता की जय। अब दोस्तों इसमें जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से पहले मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको समझा देना चाहता हूं। ठीक है, देखिए, अगर इस वायर में से, इस लंबे वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो होने से क्लास 10th में पढ़ा था कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर मैं एक कंपास यहां पे लाता हूं, कंपास में नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। वो कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। कंपास अगर डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका साफ मतलब है, डिफ्लेक्शन का मतलब पॉइंटर हिल रहा है, उसका मतलब साफ है कि यहां जो हवाएं दिख रही हैं, जहां कुछ भी दिख नहीं रहा है हमारी आंखों से, जो इसने महसूस कर लिया, वो जो इसने फील किया, महसूस किया, वो कौन सी फील्ड थी? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कंपास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है। समझ गए आप? अब ध्यान से देखिएगा आप, देखिए महसूस करने लग गए सब लोग। अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए करंट अब ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। मैंने क्या किया? मैंने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। तो अगर यहां पे इस कंपास को रख दिया जाए तो ये दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज की, पहले इससे समझो कि अगर करंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इससे समझो कि अगर डायरेक्शन को बदल दिया करंट के तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। देखिए, ये कंपास किसकी डायरेक्शन बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस बता रहा है। और जैसे ही मैंने करंट को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस भी चेंज हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं, तो प्लीज उसके तरफ भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आखिर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चार्ज में इंटरेस्ट है, कैसे चार्ज में इंटरेस्ट? ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले को हेलमेट लगा के जाने वाले किसी भी ड्राइवर पे या गाड़ी वाले पे इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है आप जैसों पे, हम जैसों पे, जो बिना हेलमेट के चल देते हैं 200 रुपए देने के लिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट की बात आ रही है, इंटरेस्ट की। देखिए, इंटरेस्ट दीजिए आप लोग, पे अटेंशन। मान के चलिए कि यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं। बात किस चीज की हो रही है? इंटरेस्ट की। ठीक है, बात इंटरेस्ट की है ये, तो मैं यहां पे थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी में लिख देता हूं, बात इंटरेस्ट की। ध्यान रखें इस बात पे आप। देखिए, बात इंटरेस्ट की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि मान लीजिए यहां पे ना दिखने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दिखने वाली। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखती नहीं है, जब टच करो तो महसूस हो जाता है ना, झटका लगता है। अब अगर मैं इसमें एक चार्ज लेता हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल लेता हूं, जैसे कि मैंने आज का चार्ज पार्टिकल का अवार्ड इसको दिया है, तो अगर मैं यहां पे ये चार्ज पार्टिकल रखता हूं और मैं इसको मूव नहीं करता, ध्यान से सुनना, मैं इस चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करता, उसको रेस्ट पे रख रहा हूं, दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो यहां चार्ज पार्टिकल रेस्ट वाली कंडीशन में, ठीक है, और यहां वही सेम चार्ज पार्टिकल उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन वाली कंडीशन में। वो कहीं से आया मूव होते हुए और अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आ गया, तो यहां जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन वाली कंडीशन में है, रेस्ट वाली कंडीशन में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, वो दोनों में इंटरेस्ट लेता है, दोनों में इंटरेस्ट लेता है और दोनों पे फोर्स लगा देता है। मतलब इस पे भी फोर्स लगेगा, फोर्स, और यहां पे भी क्या लगेगा? फोर्स। इसका साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल
अगर रेस्ट पे है तो भी उस पे फोर्स लगेगा, किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। और अगर वो मोशन में है तो भी उस पे फोर्स लगेगा। चलिए, अब सर आपने ये क्यों बताया? इसका मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया, मेरे पास कोई काम नहीं था। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। इंटरेस्ट बना रहे, झंडू बाम फ्री। देखिए मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाते हैं। मान के चलिए यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, यहां भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है। ये रही वो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बी बी, बार बी बार बी, ठीक है, बार बी डॉल नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जाए। ये देखिए, ये मैंने एक मैग्नेट यहां रखा है जिससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और सिमिलरली यहां पर भी रखा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल, इसे फिर से ले आए हम, देख लीजिए, स्वागत करिए इसका। अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां रेस्ट पे रखा जाए, रेस्ट पे, ये रेस्ट की कंडीशन है, मैं लिख देता हूं आपको। और रेस्ट का मतलब होता है रुका होना, नो मोशन, नो वेलोसिटी, नो मोमेंटम। मास होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, नो मोमेंटम, याद रहे ये बात, ठीक है। सो दोस्तों, इस चार्ज पार्टिकल को ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज, दो ही हाथ है मेरे पास इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो अगर इसको मैं रेस्ट पे रख दूं तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, आई एम सॉरी, इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर मैं यहां लाता हूं और इस चार्ज पार्टिकल को मोशन में रखता हूं, मतलब ये पहले ही मूव होता हुआ आया, मतलब इसमें वेलोसिटी है। और अगर इसमें वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तभी मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या लेता है? इंटरेस्ट। और जो रेस्ट पे है उस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे ही ये मूव होता हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, या तुगड़ुक 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 ढिश, क्या हुआ भाई? ये मूव क्यों हो गया? ये तो सीधा जा रहा था, इसने फोर्स लगाया। मैग्नेटिक फील्ड ने मूव होते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया। समझ गए आप मेरी बात को? तो आइए थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब यहां का चार्ज पार्टिकल मोशन पे था, किसी वेलोसिटी से जा रहा था ऊपर के तरफ, उस पे इस मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया और उसका जो डायरेक्शन था वो बदल दिया, या उसको सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से चार्ज पार्टिकल पे इंटरेस्ट लेता है? रेस्ट वाले या मोशन वाले? बोलिए, मोशन वाले, मतलब जिसमें क्या होती है? वेलोसिटी या मोमेंटम। ध्यान रहे, मैं वेलोसिटी मोमेंटम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई एमसीक्यूज जेई और नीट के आप सॉल्व करते हैं सेम लेवल से, सेम बेसिक के साथ, कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे पार्टिकल रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, दोनों चलेगा, दोनों पे इंटरेस्ट ले लेता है। यहां ऐसा नहीं है, ये भैया बड़े सिलेक्टिव हैं, बहुत सिलेक्ट करके काम करते हैं। समझ गए बात इंटरेस्ट की? तो यही मैंने आपको बताया, इनको किस पे इंटरेस्ट है? मोशन वाले चार्ज पार्टिकल पे। दैट इज कंसेप्ट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल तब सॉल्व होंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। झंडू बाम। चलिए ठीक है, तो इसे मिटा लेते हैं, इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मैं एक डेरिवेशन लेके आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये टॉपिक होने के बाद में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एमसीक्यूज के एंड में होता है कि डायरेक्शन भी बता दो। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। चलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने ये चीज़ सीखी, ये सुना कि करंट जब फ्लो हो रहा है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब थोड़ा हाई लेवल से हम ये सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे डिराइव करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये है वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये पॉइंट। तो हम यहाँ से एक डिस्टेंस वेक्टर या रेडियस वेक्टर या एक डिस्टेंस बनाएंगे और इसे हम ले लेंगे बार आर, और ये जो लेंथ है इसको हम ले लेंगे एल। ठीक है, सो ये होता है एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस आर। ठीक है, सो अब दोस्तों यहां पर एक बात को समझने की कोशिश करो आप, प्लीज पे अटेंशन। इस पे इस कंडक्टर के वजह से
कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, किस डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट के वजह से, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में देखिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, मुझे पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला है स्क्रू रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, तो चलो पहले हम स्क्रू घुमा लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर ले आते हैं और स्क्रू घुमा लेते हैं। ठीक है, सो आई हैव अ स्क्रू फॉर यू पीपल, एक स्क्रू है मेरे पास, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है। ओके, अब क्या करें आप लोग, ये डीएल या एल और आर जहां शुरू हो रहा है, जहां से इनकी शुरुआत है, जहां से इनका जन्म हुआ है, जहां ये मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे आप इस स्क्रू को रखिए, स्क्रू ड्राइवर को रखिए। रख लिया, सरक रहा है, बहुत ही मचलता हुआ स्क्रू ड्राइवर हमारे सामने, और अब हम इसको यहां से पकड़ के आर के डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि पॉइंट वो है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करना है। मान लीजिए ये है पॉइंट एक्स, तो आपको पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में इसको घुमाना है, ऐसे देखिए, ऐसे मतलब आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। और जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो वो कहां जा रहा है, अंदर। कहां जा रहा है, देखिए अंदर। कई लोगों ने कभी स्क्रू ड्राइवर घुमाया ही नहीं है घर पे, घुमा लो, आज मौका दे रहा हूं मैं, स्क्रू ड्राइवर घुमा लो। देखो, तो आप अगर यहां पे स्क्रू ड्राइवर पकड़ते हैं और मान लो उधर के तरफ पॉइंट है, उस तरफ देखिए एक्स उस तरफ है, तो आप उसको इस तरफ ऐसे घुमाइए, और जब आप ऐसे घुमाएंगे, आराम से आसानी से घुमाइए, जैसे आप घुमाएंगे तो स्क्रू ड्राइवर कहां जा रहा है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। समझ गए आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी है वो लगी है इनवर्ड्स। इसको मैं थोड़ा बदल देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और फिजिक्स में आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। क्रॉस विद दिस सर्कल इज इनवर्ड, डॉट विद दिस सर्कल इज आउटवर्ड। दिस इज इनवर्ड, अंदर की तरफ, दिस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है, सब हलवा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल और चिल्लर टॉपिक है। चिल्लर उठा के मैं पिल्लर बना दूंगा, समझ गए आप। देखो, तो ये है, ये था एल, ये था आर, दोनों जहां से शुरू हो रहे हैं। कहां रख के, यहां मत रख देना, यहां मत रख देना, जहां मर्जी यहां मत रख देना, समझ गए आप। यहां रखना है और ऐसे घुमाना है। किसके तरफ घुमाएंगे, जो पॉइंट आपको, जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेना है। अब सर इधर भी तो करके बताओ, बता रहा हूं। देखो, मान लो इधर मैंने लिया पॉइंट पी, है ना, और पॉइंट पी को इस पॉइंट से मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये होगा आर, तो ये हो गया एल क्रॉस आर। और अगर स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो डीएल क्रॉस आर। लेंथ का स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, डीएल। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डीएल क्रॉस बार आर। ओके, ये ध्यान रखना है आप। अब अगर इनके जुड़ाव पे, पॉइंट पे अगर आप रखते हो इस प्रकार से, अब आपको उधर घुमाना है या इधर घुमाना है, जहां वो पॉइंट है उधर घुमाना है। तो ये आपने शुरू किया, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। देखिए, जब मैं इसको तुगड़ुक घुमा रहा था, समझिए आप, जब आप ऐसे घुमाते हैं, इनवर्ड नहीं जाता है, बाहर आउटवर्ड आता है। समझ गए आप। स्क्रू ड्राइवर उधर घुमाओगे तो भी इनवर्ड, इधर घुमाओगे तो भी इनवर्ड, ऐसा नहीं होता है। समझ गए आप। तो आप जब इधर घुमाते हैं तो वो बाहर आता है, आउटवर्ड आता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो यहां पे इस तरीके से, ये किसका सिंबल है, आउटवर्ड। ये है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। वेट, अब मैं आपको इसी के साथ साथ समझा दूंगा राइट हैंड पाम रूल। बहुत ही इजी और इससे भी आसान तरीका है। मेरे इस चैनल पे एक स्पेशल वीडियो है फॉर राइट हैंड पाम रूल, वो देख लेना आप लोग। चलिए, हम लोग राइट हैंड पाम रूल इसी में समझ के देखते हैं। कुछ नहीं करने का, ये रहा करंट का डायरेक्शन। मान लो ये है पॉइंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट, शांति से ध्यान से सुन लो, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, देखिए, है ना। तो अंगूठा रखो नीचे से ऊपर। अब आपका हाथ ऐसे रख दो,
बताओ, हाथ फ्रीली अंदर की तरफ जा सकता है या बाहर की तरफ? बताओ, अंदर की तरफ। ढिशक्याओ, ये देखो ढिशक्याओ। तो यहां पे अगर आप रखते हो तो इसको आप अंदर से फोर्स लगाओगे, अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे। देखो उंगलियां किधर मुड़ रही हैं? अंदर की तरफ। करंट जब ऊपर जा रहा है तो उंगलियां अंदर की तरफ। सो यहां पे किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? इनवर्ड। मान लीजिए ये पॉइंट इधर होता, यहां होता, देखिए आपका हाथ करंट के डायरेक्शन में अंगूठा होना चाहिए, फिर हाथ इस तरीके से आएगा। देखो उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी इस पॉइंट पे, और कहां आ रही है? बाहर। या आप ऐसे रख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, अंगूठा ऐसे रखिए करंट की डायरेक्शन में। देखिए अब आपकी उंगलियां इस पॉइंट पे अंदर मुड़ रही है या बाहर मुड़ रही हैं? बाहर। सो इसलिए ये कैसा हो गया? आउटवर्ड। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, दिस इज आउटवर्ड। या आप स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करके भी आपको बता देता हूं। लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए करंट नीचे जा रहा है, जैसे भी जा रहा हो, करंट ऐसे क्यों ना जाए, ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, समझ गए आप? करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इस पे देखिए, यहां देखिए, अब करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना? नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये देखिए उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यहां पे आउटवर्ड। अब अगर यहां होता तो करंट नीचे जा रहा है हमारा, जैसे भी आप घुमा लो उल्टा आएगा, मतलब इनवर्ड। शायद आप समझ चुके होंगे कि राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है। आप इसे एक बार जरूर देखें, अच्छे से समझ लें, ठीक है? ओके, चलिए इस टॉपिक को होने के बाद, खत्म करने के बाद, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे, जिससे मैंने शुरुआत की थी और आपको बताया था कि वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, मतलब उसमें होनी चाहिए वेलोसिटी। ये बात देखी गई है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये बात देखी गई है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और चार्ज का पार्टिकल इस तरीके से मूव हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा देख के कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, चार्ज पार्टिकल की मोशन की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, देखिए ये वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और ये है बी, मैग्नेटिक फील्ड। एम आई राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तभी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है, तभी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। और परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है? साइन थीटा, ठीक है? साइन 90 कितना होता है? 1। भाई परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है? 1। तो वेलोसिटी और बी, मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच में साइन थीटा आना चाहिए। अभी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है? सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 3 कूलम चार्ज लेता हूँ और उसको मूव कराता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तब उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, या अगर मैं 6 कूलम चार्ज लेता हूँ तब उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा? सही जवाब है, अगर मैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ाता हूं और वो उसे मूव कराता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली फोर्स ज्यादा लगेगा। तो क्योंकि फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फोर्स अप्लाइड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरी बात है दोस्तों, इसी 6 कूलम चार्ज को, इसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा देता हूं। देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दी है, स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो पहले ज्यादा फोर्स था या अब ज्यादा फोर्स था? ऑब्वियसली अब ज्यादा फोर्स है, क्योंकि मैंने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा दी है। सो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड also डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग ये सब। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। बी के बारे में अगर ना पता हो, सो बी का जो यूनिट होता है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया। फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे टकला बोला जाता है या टेस्ला बोला जाता है। टकला नहीं, आई एम सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज कॉल्ड एज टेस्ला।
ठीक है। तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कभी टेस्ला पूरा ना लिखें क्योंकि वो साइंटिस्ट के नेम पे था, तो टेस्ला कैपिटल टी इस हिसाब से आप लिख सकते हो, या तो इसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर से भी डिराइव किया जाता है, मतलब उससे भी डिनोट किया जाता है। ये उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। आप तीनों यूनिट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोल रहा हूं? फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये था उसका थोड़ा सा बेसिक। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोस्तों यहां पे वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग, सपोज करिए इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। ओके, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट, मेरा ईस्ट बदल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखिए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा होता है, समझ गए, आप मत बदलना, देखो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो। हाँ, तो ये देखिए ये वेस्ट से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में, और कोई चार्ज पार्टिकल साउथ से जा रहा है नॉर्थ। चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, देखो कैसे मूव हो रहा है, परपेंडिकुलर, तब इस चार्ज पार्टिकल पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। और जब परपेंडिकुलर होती है कोई चीजें तो वो 90 डिग्री होता है, और सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो साइन 90 पे मैक्सिमम होता है? साइन थीटा, साइन 91, करेक्ट, साइन 91। सो इसीलिए दोस्तों जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है और बी है, इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, अभी सिखाऊंगा मैं। सो Fm इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी विथ साइन थीटा, ठीक है, इस हिसाब से आप ध्यान रखें। अब मैं आपको इसे आगे पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं। सो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम ये लिख सकते हैं QBV साइन थीटा। आफ्टर दैट वी कैन राइट Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच साइन थीटा है, और जहां जिन वेक्टर्स के बीच साइन थीटा होता है वहां क्रॉस प्रोडक्ट आता है। इफ यू, अगर आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स याद हो, मैं अगर लिख दूं बार A क्रॉस बार B, तो इट विल बिकम, इट इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। सो आप देखिए BV साइन थीटा है ना, सो यहां आप लिखते हो बार V क्रॉस बार B, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट, इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो वेक्टर्स के। सो अब FM मतलब हमारा चैनल, FM चैनल नहीं होता है ये, दिस इज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लगाया, K Q V क्रॉस B। ओके, सो दिस K इज इक्वल्स टू 1, अगर मान ले कि सारी नॉर्मल कंडीशंस इक्वल टू यूनिटी है, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर FM इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। यह है हमारा आज का पहला टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है। 2 फॉर्मूलेज इन सभी से याद रखना है हमको, जिनको मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला तो यह है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ना आपको यही मिलने वाला है कि चार्ज पार्टिकल साउथ से नॉर्थ जा रहा है, मतलब उनमें हमेशा आपको 90 डिग्री का मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री का रिलेशन मिलेगा। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। सो आपको F इज इक्वल टू क्या लिखना है, QVB। कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट को अच्छे से यूज करके तब पढ़ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सो दिस 2 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग गोल 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 तोरन पढ़ने वाले हैं, सॉरी तोरन नहीं, ट्रॉन पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन। वरना कई लोग बोले आप सर तोरन बनाना सिखाएंगे, दिस इज साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपको उसके लिए अपना दिमाग खोल के पढ़ना होगा, समझना होगा। मैं थोड़ा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस भी करूंगा जिससे आप समझ जाएं कि ये काम कैसे करता है। साइक्लोट्रॉन पे जाने के पहले मैं आपको बताता हूं कि हाई एनर्जी टारगेट्स क्या होते हैं, या हाई एनर्जी डिवाइसेस। हाई एनर्जी डिवाइसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। अब अगर मैं इसी पेन को ऐसी फेंकूं, ऐसे, तब जोर से लगेगा, या ऐसे फेंकूं तब जोर से लगेगा। शायद आप समझ गए। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट आप लोगों ने फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन में क्लास 10th में पढ़ा होगा। सो किसी न्यूक्लियस को अगर कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जाके टकराता है स्ट्रेट, तो इसका बॉम्बार्डमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर की चीज़ें निकलती हैं, एटॉमिक रिएक्शन से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। सो दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए। ठीक, सो न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट के लिए हम हाई एनर्जी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड, रेडियस, मास, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी के कुछ इक्वेशंस हैं जो आप लोग न्यूमेरिकल्स में जेई और नीट के सॉल्व करते हो। इंटरेस्ट बनाए रखो और ध्यान दो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें 2 डीज होते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं, इनका नामकरण तो हो चुका है, नाम मिटाने से भी आपको याद रहेगा। क्या पढ़ा रहा हूं, बोलो? साइक्लोट्रॉन देवम भवामी नमामि ओम भट्ट स्वाहा। तो देखो, ध्यान दो, मैं इस साइक्लोट्रॉन को आपके सामने बना रहा हूं जिसमें इस तरीके से 2 डीज होते हैं। डीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल जैसे स्टील से बने हुए पात ऐसी चीजें हैं और इनके बीच में गैप होती है। दिस इज D1 एंड सपोज दिस इज D2, और इनके बीच में ये जो क्या है, गैप। क्या है? गैप। देखिए, अब देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या करने वाला हूं। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसे एक हाई वोल्टेज ऑसिलेटर लगाया जाता है, एक ऐसा सोर्स जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। पोलैरिटी, हाँ जोड़ रहा हूं, हवा में नहीं लटकाऊंगा। ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। दिस इज वोल्टेज सोर्स। ये एक एसी सोर्स होता है। एसी सोर्स अल्टरनेटिंग करंट, पहले जो प्लस वो बाद में माइनस, है ना, जो माइनस वो बाद में प्लस, चेंज होती है, इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। मतलब अगर इसने इसको पहले प्लस रखा और इसको क्या रखा, माइनस, तो तुरंत अगले रोटेशन में ये इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस। यही इसका काम है, जो प्लस माइनस, फिर नीचे प्लस ऊपर माइनस। समझ गए? मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस ऊपर माइनस। ठीक है, सो ये माइनस ये प्लस, अगले ही रोटेशन में ये माइनस ये प्लस। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रांग वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, ये जो डीज आपको मैंने बना के दिखाए, ये ऐसे नहीं है, ये बोर्ड पे ऐसे हैं क्योंकि बोर्ड ऐसा है। ठीक है, और क्योंकि दीवार वैसी, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। और इसके ऊपर और नीचे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में मूव होते हुए चार्ज पार्टिकल को गोल घुमा दिया जाता है, उस पर फोर्स लगाया जाता है, बोला था मैंने आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर और नीचे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आपके पास बना के दिखा रहा हूं मैं, यहां स्ट्रांग नॉर्थ पोल और यहां स्ट्रांग साउथ पोल। आपके लिए मैंने एक जस्टिफिकेशन के लिए, समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल छोटा सा बनाया है। चलिए ट्राई करके देखते हैं उसको। ध्यान दीजिए दोस्तों, सपोज करिए ये डीज है, ये डीज हैं, 2 डीज है, देखिए, है ना। मैं मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम प्लीज़ कम हियर। मैम हमारी हेल्प करती हैं रिकॉर्डिंग में। देखिए, ये डीज को मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। देखिए, ये डीज को मैं इस प्रकार से रखूंगा और इनके बीच में क्या होगा, गैप। सो ये होगा इनके बीच में गैप, ऊपर भी मैग्नेट नीचे भी मैग्नेट। मान लीजिए वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, समझ गए आप। ये इस तरीके से काम करता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप मैग्नेट और डीज की पोजीशन देखिए, ये डीज हैं दोनों और इनके बीच में गैप होनी चाहिए, ऊपर मैग्नेट नीचे मैग्नेट। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू मैम। ओके, देखिए मैं आगे इस टॉपिक को बता रहा हूं मैं आपको। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। हाइड्रोजन गैस का आयोनाइजेशन करके अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हो। सो हम इसका आयोनाइजेशन कर देंगे और हम एक पॉजिटिव पार्टिकल ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेंगे, यहां पे रखेंगे, यहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
अब अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा, पूरे अच्छे से ध्यान दो, कसम है आप सबको फिजिक्स की, वरना 12th के फिजिक्स में फेल हो जाओगे। मजाक कर रहा था लेकिन नहीं कर रहा था। देखिए ये चार्ज पार्टिकल को आप यहां पर रखिए, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव शब्द की तरफ इतना अच्छे से ध्यान देना जितना आपको पता है कि आपके पास दो आंखें हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करके प्रोड्यूस करवा लिया है। अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव के तरफ। देखिए ये नीचे वाला जो D2 है ये नेगेटिव है, D1 है वो क्या है, पॉजिटिव। और ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को घुमाएगी। कौन से पार्टिकल को, जो रेस्ट पे था या जो मोशन में था, मोशन में था। तो इसको मोशन के साथ यहां गैप में भेजा जाता है, तुरंत ये फील्ड उसको घुमा देती है। तो ये जो है नीचे नेगेटिव के तरफ आ जाता है। देखिए आप, ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव के तरफ आके एक सर्कल कंप्लीट करता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कंप्लीट करता है। ध्यान रखें आप लोग, ये सेमी सर्कल जो उसने कंप्लीट किया, प्लीज पे अटेंशन। मेरा सेमी सर्कल हमेशा गलत हो जाता है क्योंकि सर्कल ही गलत हो जाता है। देखो तो ये सेमी सर्कल उसने कंप्लीट किया, ठीक है। और फिर से वो कहां आ गया, गैप में आ गया। और गैप में आए बराबर इस सर्कल को कंटिन्यू रखना है, ठीक। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस। किसने किया, ऑसिलेटर ने, वोल्टेज ऑसिलेटर, ठीक है। जैसे ही वो गैप में आया ये माइनस हो गया था तो इसने इसको यहां खींचा और मैग्नेट ने घुमाया, खींचा घुमाया, खींचा घुमाया, खींचा घुमाया, करते रहना है। अब ये वापस से गैप में आ गया और गैप में आने के बाद में अब D2 फिर से नेगेटिव हो गया और D1 क्या हो गया, पॉजिटिव। सर ऐसा कैसे, इसका और इसका फ्रीक्वेंसी साथ में काम कर रहा है कि, हाँ, यहां साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, ऑसिलेटर पे। तो वोल्टेज ऑसिलेटर और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब दोस्तों गैप में आने के बाद ये नेगेटिव हो गया तो ये इसने यहां पे ट्रैवल किया, फिर अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, पार्टिकल घूमता रहा। यहां होती है ओपनिंग, ओपनिंग, ये खुला होता है और यहां से ये पार्टिकल सीधा आगे जाता है। आप गोल घुमाई हुई चीज को एक पॉइंट पे छोड़ोगे ना तो वो सीधा आगे जाएगा टेंजेंट में, ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हो। और ये यहां जाके टारगेट से टकराएगा। सर सर क्या होगा अगर टारगेट से टकराएगा तो? देखो दोस्तों, वही होगा जो मंजूर साइक्लोट्रॉन होगा। जितनी बार उसका डायामीटर बढ़ता है ना उतना उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये आप ध्यान में रखना। साइक्लोट्रॉन में डायामीटर बढ़ने से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और आखिरी आते आते आप जानते हो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10⁻⁷ साइकिल्स पर सेकेंड। 10⁻⁷ साइकिल्स, करोड़ के लगभग साइकिल्स, करोड़ साइकिल्स एक सेकंड में। आप सोचिए आप एक सेकंड में कितना घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते। यहां 10⁻⁷ साइकिल्स पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है एंड तक आते आते, और वो जाके टारगेट से बूम टकराता है। कैसे टकराता है, बूम, और वहां पे बॉम्बार्डमेंट हो सकता है। इसका कई जगह पे एप्लीकेशन है, मेडिकल फील्ड में, रेडियो एक्टिविटी में, कई जगह पे एप्लीकेशन है। तो यहां आप क्या क्या पढ़ोगे, इसकी वेलोसिटी पढ़ोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, एक साइकिल के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड पढ़ोगे, ठीक है। सो ये था हमारा साइक्लोट्रॉन। इसका जो भी थियरी पार्ट होगा मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा लिंक के थ्रू। आप अलग अलग बुक्स में से थियरी इसका पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसका डेरिवेशन, लेकिन पहले एक बार फिर से 2 Ds, बीच में गैप, ऊपर नॉर्थ और साउथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यह है वोल्टेज ऑसिलेटर। याद रहे यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको बता देता हूं, बताया नहीं था, लगभग 15,000 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, 15,000 गॉस। टेस्ला का जो CGS यूनिट है वो है गॉस, ठीक है, ओके। वेबर पर मीटर स्क्वायर के जगह पे हम गॉस लेते हैं CGS में। सो 15,000 गॉस, 10⁻⁻4 टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस। याद रखें ये बात, ओके। -4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला इज इक्वल टू 1 गॉस, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
तो ये था हमारा वर्किंग। डी, यहां पे चार्ज पार्टिकल को गैप में रखना है और उसके बाद में जो नेगेटिव होगा, इसे नेगेटिव करना है तो वो पहले इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा और हर रोटेशन में उसका डायामीटर तो बढ़ेगा, रेडियस तो बढ़ेगा, साथ ही साथ वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और कितनी वेलोसिटी लगभग आ जाती है? 10 टू द पावर फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 7 साइकिल पर सेकेंड दोस्तों। पर इसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। अब छोटा सर्कल घूमने में ज्यादा समय लगेगा या बड़ा सर्कल घूमने में ज्यादा समय लगेगा? आप बोलेंगे कि सर बड़ा सर्कल। लेकिन दोस्तों साइक्लोट्रॉन की एक खासियत है कि उसमें डायामीटर बढ़ने से जो सर्कल का जो एरिया है वो बढ़ते जा रहा है, सरकमफरेंस बढ़ते जा रहा है, पर वेलोसिटी भी बढ़ते जा रही है। और क्योंकि इससे ज्यादा वेलोसिटी इधर थी, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। इसमें साइक्लोट्रॉन में हर एक राउंड में टाइम पीरियड सेम होता है, जबकि छोटे सर्कल में कम समय लगना चाहिए, बड़े सर्कल में ज्यादा। लेकिन जब बड़ा सर्कल जाता है तो वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। वो एक दूसरे को ऐसे प्रोपोर्शनल कर लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। याद रखेंगे आप लोग। अब मैं इसका डेरिवेशन आपके सामने लेके आ रहा हूं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब जब हमने साइक्लोट्रॉन का वर्किंग समझ लिया है तो अब हम फटाफट पढ़ेंगे कि इसका रेडियस क्या होता है। साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल घूम रहा है उसका रेडियस क्या होता है। दोस्तों उसके पहले समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है तो उसको कौन सा फोर्स घुमाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। सही है, सेंट्रीपेटल फोर्स उसको घुमाता है। और यहां पे मैंने इसके पहले जो डेरिवेशन पढ़ाया था उससे अगर आप याद करें, देखिए चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। सो हम यहां पर लेते थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, यही उसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रही है, उसे घुमा रही है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? QVB, है ना, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, याद करिए, इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r। ये है दोस्तों। देखिए अब आप V और V कैंसिल कर देंगे, काट दिया। अब QB इज इक्वल टू mv अपॉन r और हमें वैल्यू रेडियस की चाहिए। हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, रेडियस की हमें वैल्यू चाहिए। पहला कंपोनेंट हमारा रेडियस, तो रेडियस को डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन लाओ, r mv अपॉन bq, दैट्स इट, क्लियर। r इज इक्वल टू mv अपॉन bq। देखिए mv r को इधर लाया और qb को नीचे लेके गए bq, दैट्स इट, क्लियर फॉर यू। ये रेडियस की वैल्यू है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी मिटा दिया मैंने गलती से आधा साइक्लोट्रॉन, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। वेट, अब हम लोग R इज इक्वल टू mv अपॉन bq के बाद टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया? पहला R इज इक्वल टू mv अपॉन bq, साथ में साइड में रखो। दोस्तों मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा हो तो बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को वेलोसिटी ले लेते हैं। अब कोई चीज अगर सर्कल में घूमती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक सर्कल में? सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस होता है 2 पाई r। तो जितना उसने यहां से यहां ट्रैवल किया यह है 2 पाई r, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 2 पाई r अपॉन टाइम t। t डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन v नीचे, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। सर आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि दूसरी चीज जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है टाइम पीरियड, कैपिटल T, ठीक है। सो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आगे भी बता देता हूं आपको। तो अब 2 पाई r अपॉन v, मामला यही खत्म नहीं हुआ। हमने r डिराइव क्यों किया? इसके लिए तो किया था, यही तो है, यही तो पसंद करेगा। तो देखो t इज इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू mv अपॉन bq, और यहां पहले से कौन था? v। देखिए 2 पाई r अपॉन v, तो 2 पाई अपॉन v तो मैंने लिख दिया और r के जगह लिख दिया mv अपॉन bq। ये v कैंसल, क्या बचा बच्चों? 2 पाई m अपॉन bq। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। समझ गए आप मेरी बात? टाइम पीरियड
मतलब कितना समय लगा है उसको रोटेशन करने में, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एक चीज और सिखा दूंगा मैं, एक चीज जो आपको मैं और सिखा दूंगा वो ये कि टाइम पीरियड ना कंप्लीट सर्कल के लिए होता है, लेकिन हमने साइक्लोट्रॉन में देखा कि वो आधा सर्कल सेमी सर्कल घूम के आ रहा था। तो आखिर सेमी सर्कल अगर आ जाए मान लीजिए न्यूमेरिकल में, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए आधे सर्कल के लिए टाइम को डिवाइड आधे से कर देंगे, सो वो स्मॉल टी होगा, दैट इज कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 सेमी सर्कल के लिए। कैपिटल टी की वैल्यू क्या आई है? 2 पाई एम अपॉन बी क्यू होल अपॉन 2, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 2 कैंसल। तो जब आपको आधे सर्कल की टाइम पीरियड पूछी हो सेमी सर्कल की, सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना। क्या यूज करना? पाई एम अपॉन बी क्यू, दैट्स इट, क्लियर। अब ये हो गया स्मॉल टी की वैल्यू। तो हमने कैपिटल आर 3 वैल्यूज डिराइव कर लिए हैं, कैपिटल टी 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, और स्मॉल टी भी डिराइव कर लिया है पाई एम अपॉन बी क्यू। अब दोस्तों जब हमारे पास टाइम पीरियड है तो हम फ्रीक्वेंसी तो बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे डिराइव करेंगे? ओके, ये रेडियस, टाइम पीरियड, आधा टाइम। अब फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए। F इज इक्वल टू होता है 1/t। कहीं फ्रीक्वेंसी न्यू, कहीं n, अलग अलग यूज करते हैं, आप F यूज करना, ठीक है। तो देखो F इज इक्वल टू 1/t, दैट इज 1। अच्छा हाँ, कैपिटल T वाला टाइम पीरियड टोटल वाला लेना है आपको। सो इट इज 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, बी क्यू इनवर्स इट बिकम्स बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, दिस इज F, क्लियर, दिस इज F, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो चलो एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी माता की जय। ओमेगा के बारे में क्या मालूम है? 2 पाई एफ। थकने का नहीं भाई लोग, वीड लोग, बहन लोग, भिड़े रहने का पढ़ने के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू एफ। एफ क्या मिला था भाई लोग? बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। सो यहां लिख दिया बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई बाय बाय, कैंसल, काट दिया, 2 पाई कैंसल, और ये मिल गया बी क्यू अपॉन एम, दैट इज द वैल्यू फॉर ओमेगा। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। 1 2 3 4 गणपतिचा जय जयकार आपको समझा दिया है मैंने ये 4 चीज़ें। इसमें और भी छोटे मोटे फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं, एनर्जी के, रेशो के, वो सब आप कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।